प्राइमरीली जो एंटर करता है शरीर में वो लंग्स के थ्रू करता है, मतलब गले और नाक से होता हुआ ये लंग्स में जाता है, और जो इन्फ्लामेशन होता है वो थ्रोट में भी होता है, नाक में भी होता है और लंग में होता है। और जो लंग में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम टेक्निकली निमोनिया कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो डेथ्स होती है वो जब लंग का सीवियर इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों तरफ निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, वेंटिलेटर पे होते हैं, तो फिर इसकी सीवियरिटी एक्सट्रीम हो जाती है। हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल 3 से 10% लोग इस दुनिया में उनको अस्थमा है। हम ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी की बात करें तो ये 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो चुका है 2020 ऑनवर्ड्स। सिर्फ निमोनिया की बात करें इन जनरल तो अमेरिका में दिस इज 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। उसके अलावा लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर इज द नंबर 1 किलर एज फार एज कैंसर्स आर कंसर्न। एंड ट्यूबरकुलोसिस 1/3 दुनिया के लोग, मतलब 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस। और इंडिया की बात करें तो 3 लाख डेथ हर साल हो रही है। तो एक बहुत बड़ा पूल है जिनको लंग की बीमारियां हैं या लंग की बीमारी हो सकती है। और ऊपर से ये कोविड की जो इंसल्ट, कोविड का जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तो क्या इसका क्या रिलेशन है? सबके मन में ये प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी रिस्क बहुत ज्यादा है, क्या हम दवाइयां ले रहे हैं वो ठीक है या दवाइयां कम लेनी चाहिए? तो ये सब सवालों को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 चीज है, एक तो है कोल्ड, एक वो है फ्लू, और तीसरा है कोरोना। ठीक है, जो कोल्ड होता है उसमें अक्सर जुकाम होता है, नाक बंद होती है, थोड़ा सा सिर दर्द होता है, कभी कभी गले में खराश होती है, उसमें बुखार नहीं होता। बुखार जो है ना होता है वो वायरल फीवर यानी फ्लू में होता है। कोरोना भी एक तरह का वायरल फीवर है। कोई हार्ड लाइन हमारे पास नहीं है कि अगर ये है तो ये है, ये है। लेकिन रिलेटिव टर्म्स में बात करें, अगर बुखार नहीं है तो कोरोना का चांस बहुत कम है। जहां तक फ्लू और कोरोना का प्रश्न है, उसको डिफरेंशिएट करना या उसका फर्क करना, कोई भी पंडित हो, कोई भी कितना बड़ा डॉक्टर हो, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। फर्क सिर्फ ये है, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया कि फ्लू एक साधारण, दोनों वायरल की तरह फैलते हैं। हम जब बात करते हैं ना कि भाई ये न्यूज वायरल हो गई, वो इसलिए कहते हैं कि वो रैपिडली फैलता है। तो फ्लू और कोरोना दोनों रैपिडली फैलते हैं, लेकिन कोरोना की कुछ खासियतें हैं जो डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छी तरह बताई है कि 2 से 3% डेथ रेट कोई कम डेथ रेट नहीं होती। गिवन द फैक्ट के अगर एक आदमी को वायरस है और वो 1 महीने में 400 को हो जाता है, 400 में से 12 लोग मर जाते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। भारत, हम लोग लकी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने एक्शन लिए हैं कि हम लोग अब उस कगार पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस है। राजीव, हाँ देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि 3 से 10% लोगों को दुनिया में अस्थमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग खांस रहे होते हैं। ये एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। लेकिन इसमें से काफी प्रोपोर्शन के लोग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ट्रीटमेंट पे होते हैं। उस ट्रीटमेंट का जो मेन ट्रीटमेंट अस्थमा का होता है वो होता है इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। तो इनहेल्ड स्टीरॉइड्स जो है ना वो शीट एंकर कहते हैं कि मेन ट्रीटमेंट होता है। और स्टीरॉइड के नाम से लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाता है, अरे स्टीरॉइड ले रहे हैं तो अब तो कोरोना हमें लग जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो अस्थमा के मरीज इनहेल्ड स्टीरॉइड ले रहे हैं वो लेते रहें, उनमें कोई कटौती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी वजह से टैबलेट अगर स्टीरॉइड की ले रहे हैं तो वो इम्यूनिटी को बहुत सप्रेस करती है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कोशिश कर सकते हैं कि उसको कम किया जाए। दूसरी बात है कि कुछ जो वृद्धावस्था में होते हैं वो नेबुलाइजेशन के जरिए दवाई लेते हैं। आजकल सबको पता है नेबुलाइजेशन क्या होता है, कि मशीन के जरिए एरोसोल थेरेपी दी होती है। तो नेबुलाइजेशन एक बहुत ही रिस्की चीज है कोरोना के टाइम पर घर में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये
सिर्फ समझना है कि नेबुलाइजेशन से जो एरोसोल निकलता है, जो शरीर के अंदर जाता है, वो एटमॉस्फेयर में भी काफी सारा जाता है। तो इसलिए कोशिश करके नेबुलाइजेशन कम लें, तो उससे जो है ना फैलने के, अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि किसको कोरोना है और किसको नहीं है। अगर अस्पतालों की बात करें तो हॉस्पिटल्स में हम लोग नेबुलाइजेशन इन दिनों बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा अभी तक कोई डेटा नहीं आया है कि अस्थमा के पेशेंट को ज्यादा रिस्क है कोरोना होने की, तो प्लीज इससे डरे नहीं, उतना ही बचाव करें जितना बचाव कोई और करता है। लेकिन जो जिसको लंग की बीमारी होती है वो हमेशा एक डर में रह रहा है। अगर आपको बुखार नहीं है, अगर आपको सांस में तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, और या आपको न्यूमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं कि सांस का फूलना और छाती में दर्द होना, आपको जस्ट एस्थमा की तकलीफ है जो पहले से है, तो अगर बुखार नहीं आ रहा है तो आपको मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप लेते रहना। जी, आपने बिल्कुल एस्थमा एक एलर्जिक टेंडेंसी है जिसमें जो अक्सर ज्यादातर बचपन में शुरू हो जाती है। इसके साथ खांसी और वीजिंग रिकरेंट, मतलब मौसम के बदलने से या पॉलन से या वायरल इन्फेक्शन से वीजिंग शुरू हो जाती है, और जब उनको ब्रोंकोडायलेटर, इनहेलर, एस्टेलिन या कुछ दिया जाता है तो उनको इमीडिएट रिलीफ होता है, उस ब्रीदिंग डिफिकल्टी ठीक हो जाती है। और ये 13 साल की उम्र में 50% बच्चे इससे निजात पाते हैं, लेकिन 50% में ये कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये एपिसोडिक होती है, मतलब आती है जाती है, कोई ट्रिगर आ गया तो आती है, ट्रिगर होता है तो जाती है। सीओपीडी जो है वो 90% से ज्यादा केसेस में स्मोकिंग रिलेटेड होती है, या फिर जो इंडिया की बात करें या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो बायोमास फ्लू रिलेटेड या एयर पॉल्यूशन रिलेटेड होती है। अक्सर ये 40 साल के बाद शुरू होती है, और इसमें भी वीजिंग होती है, खांसी होती है, लेकिन इसकी खांसी एपिसोडिक ना होके लगातार होती है। अक्सर बड़ी सुबह उठ के खाऊं खाऊं करता है, थोड़ा सा बलगम निकालता है, फिर सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट पीने से राहत मिलती है कई बार, और वो सोचता है कि सिगरेट उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये जैसे प्रोग्रेस करती है तो उसकी सांस फूलती है। ये लार्जली इरिवर्सिबल होती है। एस्थमा के पेशेंट का जीवन काल साधारण होता है, नॉर्मल होता है। सीओपीडी जो है प्रोग्रेसिव डिजीज होती है और अल्टीमेटली उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। और इसीलिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि इट इज बिकम थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट समान होता है, इन द सेंस कि दोनों को ब्रोंकोडायलेटर या जो इनहेलर वगैरह थेरेपी देनी होती है, लेकिन एस्थमा का ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है, सीओपीडी का ट्रीटमेंट रिलेटिवली कम इफेक्टिव होता है। इसके बियॉन्ड इस फोरम पे मेरा बताना शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना के संदर्भ में बात करें तो मैंने कहा कि एस्थमा के पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीओपीडी के पेशेंट को घबराने की जरूरत है, क्योंकि उनको स्ट्रक्चरल लंग डिजीज होती है। क्योंकि सीओपीडी जब एडवांस हो जाता है तो उसमें लंग का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, लंग की जो रेजिस्टेंस पावर खराब हो जाती है, उसको बार बार बुखार होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, एडवांस स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो कॉमन सेंस की बात करूं तो अगर ऐसे पेशेंट को कोरोना के साथ निमोनिया हो गया तो उसके चांसेस हैं कि उसको ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, और उसका जो आउटकम होगा वो साधारण आदमी से खराब होगा। वो चीज एस्थमा में नहीं होगी। आया है वो ये कि कोई व्यक्ति अगर लंग डिजीज से रिकवर कर गया है और अब उसको जब बाहर निकलना पड़ेगा तो क्या उसको कोई ज्यादा एहतियात बरतनी है? अगर है तो किस तरह की एहतियात बरतनी है? आप कोरोना से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कोरोना की जो हाँ, तो ये एक्चुअली कोरोना सिर्फ 3 महीने पुराना है या 4 महीने पुराना है, किसी को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रिकवरी के बाद। लेकिन मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू या ये जो सार्स वायरस है, जो वायरल निमोनियाज जो होती हैं, जो सीरियस होती है, जो तो माइल्ड डिजीजेज हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में डॉक्टर अरविंद ने वो स्लाइड स्किप कर दी थी कि 14% लोगों को हॉस्पिटल के एडमिशन होता है और 5% लोग आईसीयू में जाते हैं क्योंकि उनको सीवियर निमोनिया हो जाता है।
तो ये लोग जो निमोनिया होता है, इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जब ये रिकवर करते हैं तब इनके यूजुअली लंग्स नॉर्मल नहीं होते, उनकी जो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। किसी को तो इतनी डिसेबिलिटी भी हो जाती है कि हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये वेरिएबल होता है। लेकिन जिनको माइल्ड इलनेस होती है, जो इनको अस्पताल में भर्ती भी नहीं करना पड़ा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी रिकवरी 100% होती है, इसलिए उसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत। तो कौन सी स्थिति के अंदर जब निमोनिया हो जाए कोविड पेशेंट को तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो जाएगी? सॉरी, कम अगेन, फिर से। कौन सी स्थिति में जब कोविड पेशेंट को निमोनिया अलार्मिंग हो जाए तो सिचुएशन गंभीर हो जाएगी? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि पैनिक तो बहुत है जी। बुखार होते ही, और जिसको कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको और भी ज्यादा पैनिक होगा। तो उसके लिए ये डिसाइड करना कि कब अस्पताल जाए, स्टिग्मा भी अटैच्ड है, अस्पताल जाते ही वो सोचते हैं शायद वो जेल में बंद कर देंगे या व्हाटएवर। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि साधारण जो लक्षण होते हैं वो तो बुखार, खांसी, गला खराब होना, छींके आना। लेकिन अगर सांस फूलने लग जाए कि 10 कदम चलने से ही जो आदमी वैसे नॉर्मल वॉक पे जाता था, अब 10 कदम चलता है तो सांस फूल रही है, या एक मंजिल चढ़ता है तो सांस फूलते हैं। एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इस बीमारी का सामने आया है, और दूसरा जो जिनको पहले लंग डिजीज है, जो सैचुरेशन मशीन आजकल 2-3 हजार की आ जाती है, घर पे रखते हैं। अगर सैचुरेशन पहले 92, 94, 96 रहता था और अभी 85 रहने लग गया, तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन एक जो नया टर्म सामने आया, दैट इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब कि आदमी का ऑक्सीजन लेवल तो हो गया 80, लेकिन उसको कोई महसूस नहीं होता कि मेरे को कुछ हो रहा है। तो उस सूरत में अगर हम उसको कहेंगे जरा 10 कदम चलो, तो एकदम उसकी सांस फूल जाती है। तो फिर से दोहराता हूँ, अगर छाती में दर्द है और सांस में तकलीफ है चलने फिरने में, या फिर आखिर में शरीर नीला पड़ जाता है, तो ये खतरनाक साइंस है। इसको ये चलते बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, सीधा अस्पताल इमरजेंसी में जाना चाहिए, और यही एक बचाव, वो इंटेंसिव केयर, आईसीयू केयर ही उसको बचा सकता है। अस्पताल को हिदायत है कि ट्रायज होती है, जैसे ही मरीज जाता है हॉस्पिटल, आफ्टर ऑल कोरोना एक जने की प्रॉब्लम नहीं है, सब सारी देश को बचाना है। जी। तो जैसे ही अस्पताल में मरीज जाता है तो उसके बाहर ही उससे पूछा जाता है आपको क्या तकलीफ है। अगर उसको ILI है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, मतलब बुखार है, खांसी है, गला खराब है, और उसका बुखार चेक किया जाता है, और अगर बुखार है तो फिर उसको एक अलग उसमें भेज दिया जाता है जिसमें के हेल्थ केयर वर्कर प्रोटेक्टेड होते हैं, और उसको उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर उसको सीरियस बीमारी होती है जिससे के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, आज की डेट में उसको हम कोविड सस्पेक्ट कहते हैं। कोविड सस्पेक्ट के लिए हर अस्पताल में सुविधा होती है, एक अलग एरिया होता है, फिर उसका कोविड बाकी इलाज शुरू हो जाता है, एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर, पेन किलर, ये सब बुखार का इलाज होता है। लेकिन साथ साथ में कोविड टेस्ट होता है जो कि RT-PCR ही होता है, वो उस पर बाद में बात करते हैं। और अगर वो जब तक वो टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, उस मरीज को हम कहते हैं कोविड सस्पेक्ट। जी। नेगेटिव आते ही उस मरीज को जनरल पेशेंट्स के साथ डाल दिया जाता है, पॉजिटिव आते ही उसको कोविड की जो अलग वार्ड या ICU हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, उसमें डाल दिया जाता है। ये राजीव इसलिए जरूरी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत फैल जाएगी। थैंक यू। देखिए, जब ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो भी लंग के जरिए जाती है, सबसे पहले लंग को अफेक्ट करती है। लेकिन TB जो है ना, सिर्फ लंग में ही नहीं होती, सेकंड कॉमन होता है लिम्फ नोड में होती है, उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स में भी होती है, ब्रेन में भी होती है, हड्डियों में भी होती है, मसल्स में भी होती है, हार्ट की कवरिंग होती है, उसमें भी होती है। तो TB एक ऑर्गन की नहीं होती। तो हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी यानी लंग ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब ये जो मैंने ऑर्गन बताया। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से रिकवर हो चुका है
तो उसको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई उस पर इफेक्ट नहीं है जहां तक कोरोना का संबंध है। अगर उसको लंग की ट्यूबरक्लोसिस हुई है पहले और वो पूरा रिकवर हो गया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिडुअल इफेक्ट कितना है। रेजिडुअल इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे चोट लगती है तो एक फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कार बन जाता है, तो लंग में स्कारिंग कितनी है। अब स्कारिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, कई बार एक लंग पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम डिस्ट्रॉयड लंग कहते हैं। तो अगर तो उस ट्यूबरक्लोसिस ऐसी थी कि जो होके ठीक हो गई और लंग में कोई रेजिडुअल डैमेज नहीं है, तो भी उसको कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर तो लंग में स्कारिंग है और उसमें थोड़ी डैमेज हो चुकी है, तो उस सूरत में उसको अगर निमोनिया हुआ, कोरोना का निमोनिया हुआ, तो उसको वो ज्यादा सिवियर सिम्टम्स होंगे, उसको हो सकता है कि ज्यादा अच्छी केयर की, ज्यादा इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़े। इस बारे में अभी तक कोई ऑर्गेनाइज डेटा नहीं आया, ये मैं अपने कॉमन सेंस और जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो रिपीट, फाइनल वर्ड ये कि अगर आपको टीबी हो चुकी है तो घबराएं नहीं कोरोना से। ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि आपको कोरोना होने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आपको टीबी के बाद भी अगर रेजिडुअल सिम्टम्स बचे हैं, खांसी के, सांस में तकलीफ के, तब थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जी मैं थोड़ा पूरा आंसर नहीं किया। जो जिनको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है उनको टीबी की दवाइयाँ कंटिन्यू करनी चाहिए, और बाकी ओवर एंड अबव अगर कोई दवाई की जरूरत पड़ती है कोरोना की वजह से, तो उसके इंटरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आप मुद्दे पे आता हूँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई है, ये मलेरिया की दवाई है बेसिकली, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। पर ये काफी सारी रिमेटोलॉजिक कंडीशन जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमारे लंग की सार्काडोसिस होती है, कई बीमारियों में यूज होती है। बेसिकली ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती है। लेकिन 26 पेशेंट्स की और एक इन विट्रो स्टडी, मतलब शरीर के बाहर करी हुई स्टडी में पाया गया कि ये वायरल लोड को कम करती है। उसके बाद 4 स्टडीज और भी हुई जिसमें ये लगा कि जो ये पेशेंट्स जो है उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, मतलब बीमारी अगर बुखार 5 दिन की जगह 4 दिन में ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये कोरोना से जान बचती है, इसका कोई हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये सब देखते हुए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, दवाइयों की बात करें, न तो कोई एंटीवायरल ड्रग थी हमारे पास, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2-3 चीजों के लिए अप्रूव किया। एक तो ये कि जिसको कोरोना प्रूवन है उसको 5 दिन के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट देना डेली। दूसरा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वीपर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, जो एक्चुअली कोरोना से एक्सपोज्ड है, पेशेंट्स को उन्होंने देखभाल करी है, उनको 8 हफ्ते के लिए वंस अ वीक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना। और दूसरा, जो जिसके घर में कोरोना का मरीज है, जो कि कोरोना, उसको 5 दिन के लिए लगातार दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन उसके जो परिवार के सदस्य हैं जो उनके आसपास रहते हैं, उनको 3 हफ्ते के लिए वीकली डोज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का देना है। ये साइंटिफिक कह लो या जो भी है, जो थोड़ी बहुत जो हमारे पास एविडेंस है उसके बेस पे ये रिकमेंडेशन है। लेकिन केविएट है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना शुरू कर दे, क्योंकि ये हर दवाई का, दुनिया में आज तक कोई दवाई नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट ना हो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हार्ट पे इफेक्ट करती है, और कई लोग हार्ट के मरीज होते हैं जो और दवाइयां लेते हैं, ये रिदम डिसऑर्डर करती है, सडन डेथ्स भी रिपोर्ट की हुई है। एक स्टडी आई थी जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, अब टीबी की बात करें तो टीबी की कई मरीज, एक दवाई होती है क्विनोलोन, लीवोफ्लॉक्सिन देते हैं। लीवोफ्लॉक्सिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दोनों हार्ट पे एडवर्स इफेक्ट करेंगे, तो उन पेशेंट्स को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की सलाह से ही ली जाए, अपने आप केमिस्ट से लेकर दवाई ना खाए। थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस में बताऊंगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है, ये बीमारी होती है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, लंग का वो हिस्सा जिससे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, उस की बीमारी होती है। और उसमें मनुष्य के शरीर में, इस बीमारी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी
जो ये कह लो कि जो पोर्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं जाती, तो इन मरीजों की लंग कैपेसिटी कम होती है, उनकी चलने फिरने की कैपेसिटी भी कम होती है। ओवर एंड अबव इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अक्सर हमारे पास नहीं होती, हालांकि करीब 200 कॉजेज होते हैं, बट जनरली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की क्योर संभव नहीं होती है, तो ये लॉन्ग टर्म होती है। चौथी बात यह है कि इसकी जो दवाइयां होती हैं उससे कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं। उसके अलावा और जो दवाइयां जैसे मेथोट्रेक्सेट, अजाथायोप्रिन अक्सर कैंसर के लिए यूज होती हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। तो एक तो लंग कैपेसिटी कम, ऊपर से दवाइयां जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं। इनको अगर कोरोना हो गया तो वो घातक होगा, जानलेवा हो सकता है, और उनके चांसेस ऑफ आईसीयू केयर और वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट आर वेरी हाई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को एक स्पेशल केयर करनी चाहिए। दवा बंद नहीं कर सकते, स्टेरॉइड्स बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो नॉर्मल आदमी केयर करता है उससे 10 गुनी केयर इनको करनी चाहिए कि किसी तरह से भी लॉकडाउन को अगर 100 तो 200% उसका पालन करना चाहिए। और अगर कोई घर में किसी और को कोरोना हो गया तो मैं एक स्टेप ज्यादा जाऊंगा, तो उसको कहीं और भेज दिया जाए। ये ILD के पेशेंट मस्ट नॉट स्टे इन दैट हाउस, क्योंकि उसकी रिस्क बहुत ज्यादा हो। तो आइसोलेट रिलेटिव्स हाउस इज मोर इम्पोर्टेंट। बट डॉक्टर साहब, अभी एक सवाल आया है जिसको इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं उठाना चाहता हूँ। एंड द क्वेश्चन इज, डू द लंग्स बिकम नॉर्मल इफ ILD इज इन ए कंट्रोल्ड फेज विद जस्ट इनहेलर? नहीं, ILD के लिए इनहेलर कभी भी यूज नहीं होते। तो और मैं ये अब बता चुका हूँ कि ILD में जनरली अनलेस ILD किसी इन्फेक्शन की वजह से है या कुछ बीमारियां होती हैं, वो इस फोरम पे डिस्कस करना शायद मुनासिब नहीं है। मोर देन 95% केसेस और मे बी मोर, ILD does not become normal and inhaler is generally उसका कोई इलाज नहीं होता। स्मोकिंग के कितना खतरनाक है वो तो खैर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही स्मोकिंग वही लंग्स के जरिए जाता है, तो प्राइमरी इट अफेक्ट्स लंग की जो इम्यूनिटी होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सारा ऑल्टर हो जाता है, उसका म्यूकोजा में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो हालांकि एक फ्रांस से डेटा आया था कि वो स्मोकर्स में कोरोना कम हुआ, लेकिन आई विल डिस्काउंट दैट एंड यूज द मेडिकल नॉलेज एंड कॉमन नॉलेज दैट कि स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि डर के मारे, पैनिक के मारे, कुछ भी कह लो, स्मोकिंग छोड़ने के लिए। हर इन्फेक्शन, किसी तरह का भी इन्फेक्शन है, एक्टिव स्मोकिंग में उसका इंसिडेंस ज्यादा होता है, इसलिए big no for smoking. I'll invite comment from Dr. Arvind also. As far and as I'm sure the audience is actually making note of these golden words which Dr. Kilnani is talking about. As far as alcohol is concerned, alcohol is a double-edged sword in a way. You know, it's a socially लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये भी है कि 10 to 20 grams of alcohol, that amounts to something like 30 to 60 ml of Scotch whiskey, is considered acceptable or beneficial to cardiovascular health. That has been said. By that, I do not mean that one should start drinking if you are not in a, habit of drinking or whatever. But that's called a safe limit. But if you drink alcohol in excess, you are killing your immunity. That must be understood. I'm not talking about the social part of it. Just because you have nothing to do, you are locked down or whatever, if you take excess of alcohol, you are compromising your immunity. थोड़ा मुश्किल समय है, मैं पहले स्मोकिंग की बात करूंगा जी, क्योंकि स्मोकिंग के लिए तो बिग नो है। तो कुछ बातें जो हमें ये समझनी है कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल डेटा है। स्मोकिंग कभी भी कम नहीं कर सकता कोई। स्मोकिंग या तो बंद कर सकता है या नहीं बंद करेगा। तो हमारे पास मरीज आते हैं, खांसी होती है, खांसी में खून आता है, टीबी हो गई होती है। जिस दिन खांसी में खून आया ना, उस दिन उनको स्मोकिंग भी बंद हो जाती है और तलब भी नहीं होती। ये सारा इधर है ऊपर दिमाग में, ये सारा मेंटल वो है।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप, मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं एक्सट्रीम में जाता हूँ कि मैं उनकी ब्रोंकोस्कोपी करके ना थोड़ा ब्लड अंदर डाल दूं, एक बार आ जाए तो क्योंकि स्मोकिंग इज सच अ बिग मेनेस। जी। और आपने कई बार सुना होगा स्मोकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो एक ने कहा कि नो, इट्स वेरी इजी टू क्विट, आई हैव क्विट सेवरल टाइम्स। ओ या। मतलब ये कि स्मोकिंग बंद करने के बाद फिर शुरू करने का बहुत टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको प्रण करना जरूरी है। ज्यादा तो जो मेरे एक्सपीरियंस में जिन्होंने छोड़ा है, उन्होंने ऐसे छोड़ी है कि मैंने छोड़ दिया आज, और जिंदगी भर वो बूस्ट करते रहते हैं कि मैंने एक दिन में छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया। वो छोड़ने के लिए आप इस कोरोना को मान सकते हैं, अपनी बेटी के जन्मदिन मान सकते हैं, अपनी वाइफ का जन्मदिन, अपना जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई समय डिसाइड करके सोच लिया कि हम, मुझे आज से छूना नहीं, सिगरेट पीने नहीं, छूना नहीं। छूओगे तो फिर पियोगे। अब ये है कि अगर तलब हो तो क्या, तलब तो होगी। किसी को पॉटी नहीं आती, किसी को डॉक्यूमेंट लिख नहीं सकते, कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। अगर तलब हो तो कोशिश करके नॉन निकोटिन, आई एम टेलिंग लिटिल टेक्निक, निकोटिन के अलावा जो है ना, आप कुछ और काम शुरू कर दें। कुछ आपको कुछ म्यूजिक बजाने का शौक है, वो कर दें, चाय पी लें, कॉफी पी लें, किसी से बात करने लग जाएं, फेस टाइम पे चले जाएं, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें। अगर आपके बस में वो नहीं है तो कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे वर्नेकुलिन होती है, डिस्पेप्टियोन होती है, दवाइयां होती है, वो आपके दिमाग को थोड़ा शांत करती है। थर्ड स्टेज आती है कि जब आपको लगे कि नहीं नहीं, मुझे विड्रॉल सिम्टम इतने हो रहे हैं कि आई कैन नॉट फंक्शन, मुझे नींद नहीं आती, मैं कुछ काम नहीं करता, मेरे हाथ पैर कांपते हैं और मुझे सिगरेट पीनी है जो है ना, उस समय आप निकोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निकोटीन क्या होती है, जो सिगरेट में जो एडिक्टिंग सब्सटेंस होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन ही किक देता है, और निकोटीन विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं। तो आप उसमें निकोटीन पैच ले सकते हो, जो पैच लगाते हो तो कुछ घंटों तक आपके ब्लड में निकोटीन आ जाती है, या निकोटीन गम्स होते हैं अगर आपको रैपिड चाहिए। निकोटीन स्निफ्स भी होते हैं, वो शायद यहाँ थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसमें निकोटीन होती है वो सॉल्यूशन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर क्विटिंग स्मोकिंग, और इंडिया गवर्नमेंट ने उसको बैन भी कर दिया। वो एक कमेटी बनी थी, उसमें एक मेंबर था मैं। तो समराइजिंग इट, इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, तो वो स्मोकिंग क्विट करने की एक प्रण लेना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं 15 सिगरेट पीता हूँ, अच्छा कल 10 पीऊंगा, फिर एक हफ्ते बाद 5 कर दूंगा, ये नहीं चलता। मैं तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो किसी और एलिमेंट की वजह से ट्रीटमेंट के तौर पे they've gone through it, उनके लिए रिस्क फैक्टर कोविड का क्या होगा? नहीं, देखिए, ये जो आपने जो पहला सिनेरियो बताया, दिस रिक्वायर्स व्हाट वी कॉल एज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक जो कॉमन एक प्रॉब्लम आ रही है लॉकडाउन के दौरान, जब आदमी काम पे नहीं जा रहा तो रात को नींद नहीं आती जी। या कुछ आदमी खाता रहता है, कभी दिन में सो लिए। उसका तो इलाज ये है कि आपको एक स्लीप हाइजीन, और दूसरा है कि घर पे बैठे हैं, गए किचन में कुछ उठा के खा लिया, 1 घंटे बाद फिर और कुछ खा लिया, ये सब हो रहा है। फिर रात को फिर नींद नहीं आती, उसको कहते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, बट एक्चुअली क्या है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो जी। तो इसमें जो उन्होंने बताया कि रात को जो है ना, ये नाक बंद हो जाती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको रात को हैवी खाना नहीं खाना, डिनर हैज टू बी लाइट। रात को आपको अपने बेड टाइम से 2-2.5 घंटे पहले ही एक मॉडरेट सा खाना खा लेना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। भूख लगे तो सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं, एक आध कुछ फ्रूट खा सकते हैं। ये स्लीप हाइजीन के पार्ट होते हैं। अगर आपकी नाक बंद है तो यूजुअली ये एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उसके लिए आप स्टीम लेके कुछ नेजल स्प्रे वगैरह डाल सकते हैं। फिर भी नींद की अगर प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी बात है, सोने से आधा घंटा पहले तक किसी तरह का कोई स्क्रीन नहीं देखना, ना टीवी, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना आईपैड। फिर भी आप और भी अच्छी नींद करना चाहते हैं, सोने से पहले वार्म वाटर शॉवर ले ले। मान के चलो जो आपको नींद आएगी ना, आप मुझे याद करोगे कि किसी ने सलाह दी थी। बारे में नहीं, योगा बहुत अच्छा, मतलब इस समय
सिर्फ इस समय ही नहीं, जी, from time immemorial yoga has been gift of India to rest of the world. और जितना इंडिया में फॉलो होता है उससे कहीं ज्यादा और अच्छी तरह से डेवलप्ड वर्ल्ड में भी फॉलो होता है। और इसमें जो जो मेरे को, मैं कोई योग का कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको फॉलो करता हूँ और 15 साल से मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। इसमें जो 2-3 जो इसके हैं, इसमें जो अनुलोम विलोम और कपालभाति जी, ये 2, और तीसरा भ्रामरी, ये तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और जनरल वेलबींग के लिए जी, और स्ट्रेस के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगा आपके माध्यम से, और कि हम सब लोगों को ये अपनी हैबिट में लाना चाहिए। इसको हमेशा हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए, भरे पेट नहीं करना चाहिए। और जब भी आप इसको करें तो इसमें ध्यान बहुत जरूरी होता है। सिर्फ ये नहीं कि आप सांस ही लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं हो गया। जी, आपका ध्यान उस योग में होना चाहिए और उसमें ईश्वर का भी नाम होना चाहिए, तब इसका ये बहुत फायदा होता है। ऑब्जेक्टिवली एक स्टडी हुई थी, पीएचडी थीसिस अस्थमा में, उसमें बेनिफिट हुआ था। और मैं सोचता हूँ कि हमारी जनरल वेलबींग के लिए हमेशा अच्छा था, इस पर्टिकुलर समय पे तो बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसा है कि ये एक धारणा है राजीव, क्योंकि फ्लू वैक्सीन जो होती है ये इन्फ्लुएंजा के लिए होती है। ये यूजुअली साल में एक बार दी जाती है। और जिन पेशेंट को एस्थमा, सीओपीडी या पुरानी ट्यूबरकुलोसिस होती है, या जिनको डायबिटीज होती है, जो 60 साल से बड़े होते हैं, या हार्ट डिजीज होती है, ये सब इंडिकेशंस होते हैं। और विदेशों की बात करें तो सबको, और सब हेल्थ केयर वर्कर्स को रिकमेंडेड होती है कि साल में एक बार, यूजुअली मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर प्रेफरेबली, एक बार वैक्सीन, क्योंकि ये म्यूटेट करती रहती है। इसके अलावा निमोनिया वैक्सीन होती है, वो हर 5 साल में दी जाती है। वो बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों वैक्सीन जो है, जो मैंने इंडिकेशन बताए, उसमें दी जाती है। तो और हमें पता है कि स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हुआ, पोलियो भी ऑलमोस्ट एरेडिकेट होने की कगार पे है। तो ये वैक्सीन के जरिए ही, और इसीलिए कोरोना की वैक्सीन पे भी एक होप है, क्योंकि वायरल डिजीज में वैक्सीन बहुत कारगर रही है। ये जो निमोनिया वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी 100% नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसकी वो बहुत इफेक्टिव थी। बीसीजी वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं था। तो कोरोना की वैक्सीन के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम्बली डॉक्टर अरविंद टू टेल अस अबाउट। मैं एक सवाल राजीव अगर आप अलाउ करें तो पूछ लूं डॉक्टर खिलानी से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर खिलानी, जो ये फ्लू के शॉट्स लोग लिया करते हैं, इस समय कोरोना के टाइम में फ्लू के शॉट्स लेने से कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, अगर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये सोच के ना ले कि कोरोना से बचाव होगा। ओके। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है ना राजीव, ये कोई नई थेरेपी नहीं है। करीब 100 साल पहले डिप्थीरिया में इसको यूज किया गया था। और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने भी ये किया था चिंपैंजीज में लगा के, उसका जो एंटीबॉडी इसको यूज करके डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट किया था, और उनको नोबेल प्राइज भी से नवाजा गया था। और ये थेरेपी हम एबोला में और कई वायरल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। तो जब कभी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि geared up होते हैं to fight that particular antigen. Antigen is one which attacks. So viral antigen, if I can name it crudely, coronavirus antigen के against antibodies बनती हैं, और antibodies उसमें बनती हैं जिसको ये infection हो चुका होता है। तो ये एंटीबॉडीज को यूज करते हैं पेशेंट्स को देने के लिए, इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक तो ये कि हमारे पास डोनर होने चाहिए जिनको कोरोना वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पर जरूरत आती है जब हम टेस्ट की बात करते हैं। एक टेस्ट होता है जैसे RT-PCR, वो वायरस को टेस्ट करता है। जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो आजकल बहुत न्यूज में आया हुआ है, जो चाइना से किट्स आई हैं और दे डिडंट वर्क, वो टेस्ट करती हैं कि पेशेंट के अंदर वो एंटीबॉडीज IgM और IgG, IgM शुरू में बनती है और IgG बाद में बनती है। ये 2 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो है वो अगर
पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है और उसको निमोनिया हो गया और वो बहुत सीरियस है, अगर वो प्लाज्मा या एक्सट्रैक्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ एंटीबॉडीज अगर उनको दिया जाए तो वो वायरस को डायरेक्ट अटैक करके उसको मार देंगी, खत्म कर देंगे और पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा। ये इसका थॉट प्रोसेस है। अब तक की बात करें तो डेवलप्ड वर्ल्ड में और चाइना में भी ये प्लाज्मा थेरेपी यूज हुई है, लेकिन ये नहीं है कि आपको वायरल पॉजिटिव आ गया तो प्लाज्मा लगा दिया, ऐसा नहीं है जी। ये थेरेपी क्योंकि हर चीज के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, श्योर, लिमिटेड फैसिलिटीज होती थैंक है, यू सर। तो ये उनको दी जाती है, बस 30 सेकंड, जी। ये उनको दी जाती है जिनको रिस्क ऑफ डेथ होती। रिस्क ऑफ डेथ मतलब जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, दोनों तरफ निमोनिया हो गया, उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और अगर आप इसको वेंटिलेटर पे जाने के हफ्ता भर बाद यूज करते हैं तो उसका आउटकम खराब होता है, इट डजंट हेल्प। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उसको तभी यूज किया जाए, उसको प्रीएम्प्ट किया जाए कि इस पेशेंट ये खतरे में जा रहा है, वेंटिलेटर पे जाने वाला है, अभी अभी गया है, उसी समय इसको दे रहे हैं तो उसको फायदा हो रहा है, ये डेटा आ चुका है।